Do you want to know? तो वेलकम बच्चा लोग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पढ़ा था। भाई हमने लास्ट टाइम देखा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी वैल्यू 9.8 होती है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कांस्टेंट रहती है। अब बच्चा लोग जो ये ग्रेविटेशनल वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g = 9.8, ये एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होती, थोड़ा बहुत ये वेरी करती रहती है। भाई देखिए हमने एक चीज पहले भी देखा था, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि सपोज करो अगर आप यहाँ खड़े हो, ये अर्थ है, ये क्या है हमारा अर्थ, जमीन जिसके ऊपर हम खड़े हैं। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग कहाँ से रही है, तो भाई अर्थ के एकदम बीचों बीच में से। आप जब जमीन खोद के नीचे जाते जाएंगे तो कई हजार किलोमीटर के बाद ये एक चीज आएगी जहां से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अच्छा एक चीज हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है भाई जी की वैल्यू हमने लास्ट क्या देखी थी, डेरिवेशन याद है बच्चा लोग आपको, हमने कुछ ऐसा किया था ना, mg = g m me/re²। डेरिवेशन देखा था ना, उसमें ये चीज थी। फिर यहाँ से मास कट होता था, स्मॉल g किस पे डिपेंड है, कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये तो फिक्स ही रहेगा, ये तो पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओगे तो फिक्स ही रहेगा। me मास ऑफ अर्थ, भाई मास ऑफ अर्थ आप यहाँ खड़े हो यहाँ खड़े हो सब जगह सेम रहेगा। बात आ जाती है रेडियस ऑफ अर्थ, कहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ। अब जरा देखिए क्या हमारा अर्थ एक्चुअली ऐसा होता है, सोच के बताना, क्या हमारा अर्थ एक्चुअली ऐसा होता है? नहीं भाई, हमारा अर्थ एकदम स्फीयर नहीं होता है, हमारा अर्थ जो है वो एलिप्टिकल होता है। भाई हमारा अर्थ एक्चुअली एलिप्टिकल है, एकदम स्फीयर नहीं है। इसका मतलब अगर आप देखो ध्यान से देखो भाई, ये रेडियस एंड ये रेडियस, क्या इन दोनों में अंतर है क्या? चलो मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूं, आप मुझे बताओ ये रेडियस एंड ये रेडियस में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली इसको मैं r डैश बोलता हूं, इसको मैं r बोल देता हूं। मुझे पता है कि ये r डैश जो है वो r से बड़ा है। भाई एलिप्टिकल है ना, अंडा आकार है, कैसा अंडा आकार। सो अंडा आकार में अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे तो ये हमेशा इस डिस्टेंस से बड़ा ही होगा, ये हम सबको पता है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? रेडियस पे। अब डिपेंड किस हिसाब से कर रही है? इनवर्सली। भाई कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली। देखो ना नीचे है, इनवर्सली का मतलब क्या हो गया कि अगर रेडियस बड़ा होगा तो ग्रेविटेशनल की वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका उल्टा, अगर रेडियस छोटा होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसको ही कहते हैं। r की वैल्यू छोटी तो इसकी वैल्यू बढ़ी, समझ रहे हो ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप 8th में पढ़ चुके हो। तो बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी कि यहाँ पे होगी? ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, यहाँ भी एक इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ भी एक इंसान खड़ा हुआ है। तो भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर ज्यादा लगनी चाहिए कि इधर? सीधी सी बात है इधर। भाई ये रेडियस छोटा है, ये रेडियस बड़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां रेडियस छोटी वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा। अब जरा मुझे ये बताओ कि एसेंस में आपने पढ़ा हुआ है ना, ये क्या कहलाता है अर्थ का? दिस थिंग एंड दिस थिंग क्या कहलाता है, बताइए जरा। भाई ये अर्थ का इक्वेटर हो गया, ये पूरा इक्वेटर हो गया, एंड ये क्या होगा? इसके पोल्स हो गए, नॉर्थर्न पोल, साउथर्न पोल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा एसएस में? नॉर्थर्न पोल है, सदर्न पोल। तो बच्चा लोग ये जो पोजीशन हो गई ये पोल्स हो गए, और ये जो पोजीशन हो गई ये इक्वेटर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होती है वो कैसी रहेगी? इज स्मॉल देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल। ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस, या व्हाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज मोर देन द पोल।
तो उसका एक यही रीजन है। या पोल का सॉरी हाँ राइट है, पोल पे ज्यादा है या इक्वेटर पे कम है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यही उसका आंसर है कि भाई रेडियस अलग अलग, हमारा अर्थ जो है वो एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल होने के कारण उसका रेडियस अलग अलग है, और रेडियस अलग अलग होने के कारण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी अलग अलग है। ठीक है बच्चा लोग? ओके भाई अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज मास एंड वेट। भाई मास को भी लोग बाग वजन कहते हैं, वेट भी वजन है। अरे एक्चुअली दोनों ही वजन है तो दो अलग अलग नाम क्यों हैं? दोनों का असली मतलब क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? भाई आपने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 9 में, आपने एक ही चीज पढ़ी है, मास ऑफ दिस बॉडी, मास ऑफ दैट कार, मास ऑफ द बाइक, है ना? मेरे ख्याल से आपने यही पढ़ा हुआ है। अब जरा सोच के बताइए कुछ डिफरेंस है दोनों में कि सेम है? बट डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है। देखिए मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब आपके बॉडी का असली वजन विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? आपके बॉडी का या किसी भी बॉडी का एक्चुअल वेट विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम बोलेंगे मास। भाई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो आप एक वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े हो, वजन माप रहे हो, आपका वजन आ गया 45 किलो, 45 किलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके पांव पकड़ के उसको नीचे खींच रहा हूं, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपका वजन बढ़ जाएगा, मतलब उस मशीन में वजन बढ़ जाएगा, है क्या नहीं? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मैंने फोर्स लगाया। भाई तो आपका वजन 45 किलो क्यों आ रहा है? बिकॉज आपके ऊपर अर्थ फोर्स लगा रहा है। अगर अर्थ फोर्स नहीं लगाता तो हो सकता है कि आपका वजन कुछ और आता, एंड इट इज ऑब्वियस कुछ और ही आएगा। समझ रहे हो भैया? तो एक ऐसा वेट जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स असर नहीं करेगी, उसको हम बोलेंगे मास। तो आप क्या बोल दोगे? मास इज द एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी, actual weight of body in absence of gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स के एब्सेंस में जो लगेगा वो मास। अब बच्चा लोग ये तो चलो बुक की पढ़ाई हुई बातें हो गई, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। एक्चुअली मास जो है ना, देखो आज आपका मास सपोज करो कि मेरी उम्र होती है आपके जितनी, मतलब अप्रॉक्स 12 या 13, और मेरी बॉडी ऐसी की ऐसी होती। सपोज इमेजिन कि मेरी उम्र होती 12-13 साल एंड मेरी बॉडी जैसी अभी है वैसी की वैसी होती। तो इस केस में मेरा मास आपके मास से ज़्यादा ही होता। भाई मास का मतलब वजन नहीं है, डोंट काउंट इट कि हाँ सर आपका वजन तो 200-300 किलो होगा। अरे 200-300 किलो नहीं है, डोंट वरी। और सर हमारा वजन तो 40-45 किलो है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। देखिए मास का मतलब क्या है? भाई आपके बॉडी में ना एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपकी पूरी एनर्जी सेंट्रलाइज्ड है। एक्चुअली आपकी बॉडी नहीं, कोई भी बॉडी लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो, उसके सेंटर पे या उसके जगह ऐसी कोई एक जगह होती है जहां पे सारे के सारा मास, सारा का सारा एनर्जी सेंट्रलाइज होती है। एज पर एग्जांपल भाई अगर मैं आपको हाथ पे मारूंगा तो आप खाली हाथ पकड़ोगे या हाथ में दर्द होगा, दूसरा हाथ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बॉडी फंक्शन ठीक से हो रहा है। मैं आपको पाँव में मार देता हूँ, मैं आपको गाल में मार देता हूँ, आपका दूसरा बॉडी पार्ट काम करता रहेगा। सपोज करो कि मैं आपको जोर से पेट में मारता हूँ, क्या होगा? आप पकड़ के बैठ जाएंगे और पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। भाई अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मरवा लो अपने पेट पे किसी से। मैं भाई मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत करना ऐसा, ठीक है? भाई आपको पता ही होगा, आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, आपके पेट में जब बहुत दर्द हुआ होगा कभी किसी कारण, तो आपको पता ही होगा हमारा जब पेट में कुछ दर्द होता है ना, कुछ बहुत ज़्यादा दर्द, तो हम लोग पूरी बॉडी कुछ काम नहीं करती, बस लेटे रहो। सिमिलरली अगर मान लो एक लकड़ा है, लकड़े का टुकड़ा है, मैं उसको साइड में से मारूंगा, शायद नहीं टूटे या शायद कुछ हल्का फुल्का टुकड़ा यहाँ वहाँ से क्रैक हो जाए, लेकिन अगर मैं बीच में एकदम उसके सेंटर पे मारूं तो लकड़ा ऑलमोस्ट 2 भाग में टूट जाएगा।
क्यों? बिकॉज उसकी पूरी एनर्जी उसके सेंटर पे बनी हुई थी और मैंने उसी जगह पे अटैक कर लिया। तो मतलब ये जो एनर्जी हमारी सेंट्रलाइज होती है ना किसी एक जगह पे, इसका जो भी वजन होता है वो ग्रेविटेशनल उस पर असर नहीं करती है, एंड उसी को हम कहते हैं मास। ठीक है, तो बस मास की कहानी इतनी थी। अब मैं बात कर लेता हूं वेट की। अच्छा, वेट क्या होता है? अब भाई अगर मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो क्या बन जाएगा? वेट। तो बच्चा लोग, वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी बॉडी। जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उतना आपका वजन आएगा। एंड भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई न्यूटन का सेकंड लॉ अगर मैं इस्तेमाल करूं, क्या मैं फोर्स को ma बोल सकता हूं? अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करूं तो फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? ma। अब एक और चीज, भाई जब फोर्स ग्रेविटी के तरफ या ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो इसी a को हम लोग g कहते हैं। Am I right? उसी a को हम क्या कहते हैं? g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब बच्चा लोग, आपके वेट की फॉर्मूला हो गई mg। वेट की फॉर्मूला कितनी हो गई? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपका वजन हमेशा उतना ही होगा जितना आपका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। आप चाहो, आपको अपना मास कैलकुलेट करना है ना, तो अपना वेट कैलकुलेट करो और उसको डिवाइड बाय जी यानी डिवाइड बाय 9.8 कर दो, उतना आपका मास होगा। चाहो तो ट्राई करो, ठीक है। अब बच्चों लोग, जैसे कि मैंने बोला कि वेट और फोर्स इक्वल है कॉन्सेप्ट वाइज, तो वेट का यूनिट हो जाता है न्यूटन। क्या यूनिट हो जाएगा? न्यूटन। ऐसा यूनिट याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है। और मास का यूनिट क्या हो जाएगा? भाई मास का यूनिट होता है केजी। ऐसा यूनिट मास का होता है केजी, वेट का होता है न्यूटन। बच्चा लोग, एग्जाम का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हॉट फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। हॉट फेवरेट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो भाई एक चीज, मास इज द वेट ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वेट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी बॉडी। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, इसका यूनिट केजी होता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। तीसरा और बहुत ही खास डिफरेंस, मास नेवर चेंजेस। मास नेवर चेंजेस। बच्चा लोग, आप अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, मर्क्यूरी पे जाओ, मर्क्यूरी पे जाओ, वीनस पे जाओ, प्लूटो पे जाओ, मार्स पे जाओ, जहां जाना चले जाओ, आपका मास कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका वेट चेंज हो जाएगा। अगर आप मून पे जाते हो, अगर किसी दिन आप मून पे गए तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। आप एक काम करना, गर्ल्स के लिए खास करके बोल रहा हूँ, जिन गर्ल्स को अपना वजन कम चाहिए ना, वो वेटिंग मशीन लेके मून पे चले जाओ। अगर आपका वजन 60 किलो है, अगर आप में से कोई मोटा है जिसका वजन 60 किलो है, आप मून पे जाके सीधा 6 किलो के हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। और फिर आप लोगों को बोल सकते हो, देखो मैं कितनी पतली हूँ, मेरा वजन सिर्फ 6 किलो है। यस, तो भाई तीसरा और खास डिफरेंस क्या है कि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या बोला मैंने? वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए हमने अभी तक इस चैप्टर में 2 डेरिवेशन किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी है। पहला डेरिवेशन था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। दूसरा डेरिवेशन था G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम तीसरा और आखिरी डेरिवेशन इस चैप्टर का करने जा रहे हैं जो कि अगेन बहुत जरूरी है। आज का जो अब तो डेरिवेशन देखने जा रहे हैं
उस पे क्या देखना है हमको, वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ मून डिवाइड बाय 6। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि अगर आपका वजन 60 किलो है, आप मून पे चले जाओ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसका उल्टा। अगर आपका वजन अर्थ के ऊपर 60 किलो है, आप मून पे चले जाओ, तो अर्थ पे जितना वजन होगा उसको डिवाइड बाय 6 कर दो, तो दैट विल बी द वेट ऑफ योर्स ऑन द मून। मून के ऊपर आपका इतना फोर्स हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को हमको डेराइव करना है, ठीक है। चलिए हो जाए शुरू। चलिए भाई देखिए, जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, सेम टू सेम आपको एग्जाम में लिखना है, स्टेटमेंट, फॉर्मेट, सब कुछ वैसा। लेट ME is equal to mass of earth, MM is equal to mass of moon, RE is equal to radius of earth, RM is equal to radius of moon। ठीक है, मैंने क्या किया, अर्थ का, मून का रेडियस और मास ले लिया। M is equal to mass of any body। भाई किसी बॉडी का मास है m के ऊपर ले लेते हैं, जिसका मास हमने ले लिया m। ओके चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, या इसको काम करते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ के कारण इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, F, मैं इसको बोलता हूं Fe, अर्थ के कारण है ना, तो Fe बोल देता हूं। फॉर्मूला क्या होती है, कैपिटल G m1 मतलब इसका मास, m2 मतलब अर्थ का मास, अपॉन re स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। भाई आपको पता है ना कि ये रेडियस है, यहाँ पे आप खड़े हो, सो आपके बीच में और जहां से फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r ही होता है, रेडियस होता है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस कितना लेते हैं, रेडियस, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 1। सिमिलरली अच्छा यहाँ पे वेयर G is equal to ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमको पता है कितनी, 6.67 into 10 to -11, याद है कि नहीं, वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स हम मून के कारण ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मून। मून के कारण कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगी, Fm इज इक्वल टू कैपिटल G mm अपॉन rm स्क्वायर। सपोज करो कि इस बार हम मून के ऊपर खड़े हैं, इस बार किसके ऊपर खड़े, मून के ऊपर, तो भाई सीधी सी बात है, इस समय हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मास देखा था तो m, और अर्थ के कारण देखा था तो अर्थ का मास। इस समय हम मून के कारण देख रहे हैं, भाई हमने क्या देखा था, जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स चाहिए उन दोनों का मास चाहिए, तो इस बार मून और इंसान के बीच में चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट के बीच में चाहिए। तो एक तो हमने मास ले लिया इस ऑब्जेक्ट का, तो दूसरा मास क्या हो जाएगा, मून का। एंड जैसे यहाँ पे अर्थ की रेडियस थी वैसे यहाँ पे मून की रेडियस। समझ आ रहा है बच्चा लोग, मैंने क्या किया, m1 m2, इस समय m2 मून है, इस समय m2 अर्थ है,
तो डिस्टेंस अर्थ का यानी रेडियस, डिस्टेंस मून का यानी रेडियस ऑफ मून। ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूं, इसका और इसका रेशियो ले रहा हूं। टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, Fe अपॉन Fm इज इक्वल टू, Fe कितना है, Gmme अपॉन Re स्क्वायर अपॉन, देखो अभी तो मैंने सिर्फ Fe लिखा है, Fe के नीचे Fm, तो ये Fm है, Gmm अपॉन Rm स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैपिटल जी भाई, इसकी वैल्यू तो ऑल ओवर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू सेम रहती है, कहीं पे भी चले जाओ। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने क्या बोला था, मास कभी चेंज नहीं होता, तो ये ऑब्जेक्ट का मास अर्थ हो कि मून हो सेम रहेगा, इसलिए वो क्या बचा, क्या अभी बचा क्या, me, और ये ऊपर चला जाएगा। भाई याद रखना मैक्स का रूल होता है, जो फ्रैक्शन एक साथ होता है उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ट्रैवल करता है, डिनोमिनेटर ट्रैवल करता है, नीचे का ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आएगा, सो ये इधर चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा, Rm स्क्वायर अपॉन ये mm इंटू Re स्क्वायर। अब चलो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू फिक्स है, सबकी। देखिए आपके बुक में भी वैल्यू दे रखी है, मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 5.98 into 10⁻²⁴। रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून कितना दे रखा है, 1.74 into 10⁻⁶, इसका स्क्वायर अपॉन mm। मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना दे रखा है भाई हमको, 7.36 into 10⁻22 into रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 into 10⁻6 का स्क्वायर। अब चलो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, चाहे कैलसी से चाहे अपने आप से जैसे चाहे सॉल्व करो, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, देखो इधर क्या बचा, Fe बाय Fm 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 6। समझ रहे हो, आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना इसको, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना तो आंसर कितना आएगा, 6। अब बच्चा लोग हमने अभी पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो एक्चुअली वेट होता है, पढ़ा ना अभी 5 मिनट पहले। कहाँ लिखूं, ये लिख लूं थोड़ी सी जगह बना के, gravitational force on any object is its weight therefore मैं क्या लिख देता हूं, अर्थ के लिए वेट ऑन अर्थ, m के लिए वेट ऑन मून इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। इसको यहां ले जाओ, उसको नीचे ले आओ, सो We बाय 6 इज इक्वल टू Wm। देखिए यही रिलेशन मुझे लाना था। अब We Wm क्या है उसके बारे में हम यहां लिखना भूल गए, तो बच्चा लोग यहां थोड़ी स्पेस बना के लिख लेना। We का मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और यहां पे Wm लिख लेना वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, सो यहां पे हमारा 4 मार्क्स का डेरिवेशन खत्म होता है। ये पूरा लिखोगे तब जाके 4 मार्क पूरे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला, हम क्या कर रहे हैं, कटिंग लिखाई, वैल्यू पुटिंग की। वैल्यू कैलकुलेट मत करना, भले चलेगा, उसमें टाइम मत वेस्ट करना, बिकॉज हमको पता है वैल्यू 6 आने वाली है तो 6 रहेगी। ओके बच्चा लोग, यहां तक समझ आया?
यह आंसर नोट्स में दे रखा है, फिर भी अगर आपको एकदम इसी से समझ आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट इसको लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स में वैसे दिया हुआ है